मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन जो कि एक प्रोग्राम चला रही है सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी एनजीओ जो हिंदुस्तान में अपनी काम कर रही है वो आखिर फंड कैसे क्रिएट करती है और फंड को क्रिएट करने के लिए उनके पास क्या क्या गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिया है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब भी कोई एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन का करीबन 3 तरीका है। पहला तो तरीका ये है कि वो सोसाइटी एक्ट 21/1860 से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जो कि एक राज्य सरकार के द्वारा, चाहे बंगाल गवर्नमेंट हो या झारखंड गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो, कहीं से भी वो करवा सकते हैं। दूसरा जो है वो तरीका है ट्रस्ट एक्ट के तहत। अगर ट्रस्ट एक्ट से कराते हैं तो आप अपने लोकल जो कोर्ट होता है जहाँ पर जमीन की रजिस्ट्री कराई जाती है वहाँ पर रजिस्ट्रार के थ्रू अपने ट्रस्ट एक्ट से अपना एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन कराने का एनजीओ का, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सेक्शन 8 के तहत आपको रजिस्ट्रेशन बतौर एनजीओ का मिलेगा, जिसमें नाम के आखिर में आपका फाउंडेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, नॉट एज ए प्राइवेट लिमिटेड बल्कि फाउंडेशन। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेक्शन 8 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है, इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन। अब जैसा मैं बता रहा था कि एनजीओ को फंड रेज करने के क्या क्या तरीके हैं, तो शुरुआत के जो 3 साल होते हैं वो शुरुआत के 3 साल में एनजीओ नॉर्मल मेंबरशिप से फंड रेज करती है। जो पहला तरीका मैं बता दूं कि कोई भी एनजीओ जब फॉर्म करती है तो उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो अब जो भी लोग हैं 4, 5, 6 जितने भी लोगों ने एनजीओ बनाया है तो वो लोग अपने से जो पैसे लगा सकते हैं वो तो लगाएंगे, लेकिन इसके अलावे वो अपने एनजीओ में नए नए मेंबर को जोड़ते हैं जिन्हें हम लोग सदस्य बोलते हैं, और उनसे एक सदस्यता फीस लेते हैं, मेंबरशिप फीस। वो 1 साल की मेंबरशिप फीस होती है, महीने का भी सिस्टम इसके अंदर होता है। तो ये जो मेंबरशिप फीस होती है बतौर डोनेशन, वो सदस्य उस संस्था को डोनेट करते हैं और उस संस्था के सदस्य कहलाते हैं। और उनकी एक्टिविटी में जो संस्था की जो मेजर एक्टिविटी है, जैसे कि हमारी संस्था की जो मेजर एक्टिविटी है वो है अनएम्प्लॉयड यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयड करना, तो उस एक्टिविटी में बढ़ चढ़ करके शामिल होते हैं और अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है, छोटे छोटे जो मेंबरशिप फंड आते हैं संस्था को एक ये फंडिंग करने का एक बेहतरीन तरीका है और इस तरीके से फंड जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे चूंकि हमारी संस्था अनएम्प्लॉयड यूथ को मदद कर रही है तो बेरोजगारों को मदद करने के लिए फंड्स की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ आप उसको स्किल ट्रेनिंग देंगे यानी कि सिर्फ सिखाएंगे और पूंजी नहीं देंगे और बाजार नहीं देंगे तो फिर वो काहे का सेल्फ एम्प्लॉयड, वो कैसे आगे बढ़ सकेगा। तो संस्था ये करती है कि अपने सदस्यों को छोटी छोटी पूंजी देती है। तो इसके लिए संस्था के जितने मेंबर हैं वो तो अपना चैरिटी करते ही करते हैं, लेकिन साथ में संस्था क्राउड फंडिंग भी करती है। तो क्राउड फंडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सोसाइटी से जुड़े हैं और हमारी संस्था का या किसी भी संस्था का काम करने का तरीका और काम करने का अच्छा लगता है, तो ऐसी अवस्था में वो डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं कि चलो मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ या कोई 50,000 भी देता है, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। और संस्था को वो इस तरीके से चैरिटी करते हैं, इसे हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, जिससे पूरे हिंदुस्तान के लोग आपके कार्यों को देख करके आपके अच्छे काम को अप्रिशिएट करते हुए वो डोनेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब वो लोग डोनेट करेंगे तो उन्हें बदले में रसीद चाहिए होगा, डोनेशन रसीद, और वो डोनेशन रिसिप्ट जो होगा 80G कंप्लाइंसेस पूरे करने चाहिए, यानी एनजीओ 80G सर्टिफाइड होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि उनको इनकम टैक्स पर रिबेट मिलता है, उन्हें छूट मिलती है। तो कोई भी एनजीओ जब किसी से डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है तो अगला डोनर ये पूछता भी है कि मैं तो जरूर कंट्रीब्यूशन करूंगा, लेकिन क्या बदले में मुझे 80G सर्टिफाइड आपका ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अच्छी बात है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 12 80G सर्टिफाइड है, ना हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है और बल्कि उल्टा जो डोनेट करते हैं उनका इनकम टैक्स में हम लोग छूट दिलवाते हैं। तो इसलिए पब्लिक डोनेशंस भी आ जाते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा जो तरीका है वो फंड जनरेट करने का, वो एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत तरह का प्रोजेक्ट निकलता है और इसमें बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका 3 साल पूरा अभी ना हुआ। ये जरूरी नहीं कि 3 साल पूरा होने के बाद ही आपको फंड मिलेगा। हाँ, ज्यादातर जो फंड्स मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो आफ्टर 3 ईयर ही आपको मिलते हैं। तो इसमें आप किसी मदर एनजीओ के साथ इंटीग्रेट होकर के आप उन प्रोजेक्ट को ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। और उस तरह की हमारी भी एक मदर एनजीओ है जो कि जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, तो हम लोग उस तरह के प्रोजेक्ट्स को भी उठा सकते हैं। यह भी एक फंड रेज करने का तरीका है जो कि गवर्नमेंट आपको कहती है।
इसके बाद एक और तरीका है जिसमें आप फंड रेज कर सकते हैं, वो है सीएसआर फंड। सीएसआर फंड के लिए आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जबकि कम से कम आपकी एनजीओ 3 साल पुरानी होनी चाहिए। क्योंकि अगर 3 साल पुरानी नहीं है, 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट आपके पास नहीं है, तो आपको सीएसआर 1 का लाइसेंस नहीं मिलेगा। और जब तक सीएसआर 1 का लाइसेंस नहीं मिलता है तब तक आप सीएसआर फंड के लिए एलिजिबल नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जो कॉर्पोरेट्स होती हैं वो ये फंड देती हैं। कॉर्पोरेट वैसे कॉर्पोरेट जिनका सालाना जो इनकम है, सालाना जो कमाई है वो 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो 5 करोड़ जिनकी सालाना कमाई जिन कॉर्पोरेट्स की होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक आइन है कि आपको सीएसआर देना पड़ेगा। वो सीएसआर उनकी कमाई का 2% है, यानी वो 2% राशि सोशल एक्टिविटी में खर्च करेंगे। ज्यादातर बहुत सारे कॉर्पोरेट खुद से करते हैं, बल्कि बहुत सारे एनजीओ को दे देते हैं कि आप उस एक्टिविटी को कीजिए। गुड न्यूज ये है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो काम करने का जो ट्रैक चूज किया गया है वो अनएम्प्लॉयड यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने का है। और ज्यादातर कॉर्पोरेट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत रुझान रखती है। वो चाहती है कि ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, जो उनके आसपास के नियर और डियर जो सोसाइटी के लोग हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सीएसआर फंड का भी एक अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है और मिलेगा, क्योंकि हमारी जो सिस्टर कंसर्न जो और एक एनजीओ है जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट, वो ऑलरेडी 3 साल पुरानी है। तो उनके बेसिस पे भी हम लोग मिलकर ज्वाइंट वेंचर में सीएसआर फंड उठाएंगे। इसके बाद एक और फंड का रास्ता है, और वो जो फंड मिलता है वो मिलता है फॉरेन से मिलता है, जिसे हम लोग फॉरेन फंड कहते हैं, विदेशी चंदा कहते हैं। इसके लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं FCRA, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत वो लाइसेंस मिलता है। और ये उन्हीं एनजीओ को मिलता है जो 3 साल पुरानी है। तो 3 साल पुरानी जैसे ही आपकी संस्था होती है तो आपको ये लाइसेंस लेने का अधिकार है। आप गवर्नमेंट को अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें और वहां से आप ये लाइसेंस ले लें। तो विदेशी जो फंड आता है आपके कार्यों को देख करके, आपके कार्यों की समीक्षा को देखते हुए कि आपने क्या रिजल्ट लाए, इन 3 सालों में आपने क्या क्या एक्टिविटी करी, ग्राउंड लेवल में क्या क्या कितने लोग आपसे फायदा ले चुके हैं। तो ऐसी अवस्था में FCRA फंड सबसे बड़ा फंड होता है, और वो फंड से भी एनजीओ आज बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये सारे रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताएं, ये एनजीओ का ये रिसोर्स है, फंडिंग रिसोर्स है। इसके अलावा भी एनजीओ का अधिकार है कि वो सोशल एंटरप्राइजेस बन करके वो अपना तरह तरह का उत्पाद बनाए और उन उत्पाद को मार्केट में लेके जाए। उससे जो प्रॉफिट कमाएगी एनजीओ, क्योंकि एनजीओ एक नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे जो कमाया जाने वाला जो धनराशि है वो संस्था का फंड बन जाता है। तो ये सारे माध्यम हैं एक एनजीओ में फंड कलेक्ट करने के लिए। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक जो पैसा देगा उसी से उनको फायदा होने वाला है। पब्लिक जो पैसा देते हैं वो संस्था को एक छोटा सा अनुदान देते हैं, बल्कि संस्था और भी बाहरी बहुत सारे रिसोर्सेस से फंड कलेक्ट कर करके अपने सदस्यों को और उन जरूरतमंद लोगों को मदद करती है जो कि सोसाइटी में हकदार हैं। धन्यवाद। आरो वीडियो पेते चैनल টিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।